न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर मनीष काक जी आपका स्वागत है। आप गाज़ियाबाद के बहुत ही सम्मानित और सीनियर और अनुभवी डॉक्टर हैं सर। मैं चाहूँगा सर कि जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष काक, पेट, लिवर, आंत, डाइजेशन संबंधी कंसल्टेंट, काक लिवर एंड गट सेंटर, नेहरू नगर, गाज़ियाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ। और आज हम कुछ बातें करेंगे जो हमारे लिवर, इंटेस्टाइन्स, डाइजेशन या हाजमा जिसको बोलते हैं, उसके बारे में रहेंगे। तो अक्सर आजकल जो ज़्यादा बीमारियाँ या ज़्यादा मरीज़ हम देखते हैं उसमें पेट के काफ़ी सारे मरीज़ होते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हमारा खाना पीना है वो वेस्टर्न होता जा रहा है, मतलब हम पाश्चात्य खाने की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, जिसमें ऑयली, फ्राइड, प्रिजर्वेटिव वाला खाना, जो खाना पैकेट में बन के आता है, चाहे रेडी टू ईट आता है या पीछे से पैकेज बन के आता है, वो आजकल ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। गाँव में भी हो रहा है, शहर में भी हो रहा है, हालांकि गाँव में थोड़ा कम हो रहा है। तो इन चीज़ों में, इन पदार्थों में जो केमिकल होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो हमारे लिवर, डाइजेशन, आंतों को डैमेज करते हैं। उसके कारण ये बीमारियां बढ़ रही हैं। अब बीमारियां कौन सी बढ़ रही हैं? उसमें आंतों की बीमारी एक होती है जिसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर, जिसमें आंतों में जख्म बनते हैं। वो बीमारी ज़्यादा आना शुरू हो गई है। ये बीमारी आज से कई साल पहले, 20-25 साल पहले थी ही नहीं हमारे देश में, और अब हम हर हफ्ते, हर महीने 8 से 10 नए मरीज़ देखते हैं इस बीमारी के। रीज़न वही है, लाइफस्टाइल जो है वो ठीक नहीं है, खाना पीना ठीक नहीं है, होम डिलीवरी, फूड डिलीवरी खाने की होती है, तो आदमी प्रिजर्वेटिव वाला खाना और जो पैकेज खाना है उस पर ज़्यादा जाता है। घर का फ्रेश खाना खाना कम पसंद करते हैं। आजकल के टीनेजर्स हैं, बच्चे हैं, या जो अक्सर मैंने देखा हमारे मरीज़ जो सॉफ्टवेयर वगैरह में दिन भर कंप्यूटर में बैठे रहते हैं, वो फिर बाहर से ये खाना मंगाते हैं जो जिसमें ऑयल, फ्राइड, ये सब ज़्यादा रहता है। इसके साथ साथ फैटी लिवर की बीमारी बढ़ रही है। लिवर में फैट ज़्यादा आ रहा है, और फैटी लिवर से, अगर आप देखेंगे, ये लिवर है, हेल्दी लिवर है, ये फैटी लिवर है। फैटी लिवर से लिवर आगे डैमेज भी हो जाता है, जिसको फाइब्रोसिस या सिरोसिस बोलते हैं। अब ये क्यों हो रहा है? ये भी इसीलिए हो रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल ख़राब है। दिन भर सिस्टम पे बैठना, कंप्यूटर पे बैठना, घूमना फिरना नहीं है, वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा चल रहा है, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, उसके ऊपर हाई कैलोरी फूड, जंक फूड ज़्यादा खाना है, तो लिवर में फ़ैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। और जब ये डिपोजिशन ज़्यादा होता है, लिवर ओवरवेलम होता है इस फैट से, लिवर में और फैट सेल में रिएक्शन होता है, तो वो डैमेज में जाता है, जिसको फाइब्रोसिस या स्कारिंग बोलते हैं। लिवर स्टिफ होना शुरू हो जाता है और लास्ट में लिवर सिरोसिस में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट ये समझना है कि ये बीमारी सिम्टम के बगैर है। अगर आपका लिवर फैटी है या फाइब्रोसिस है या सिरोसिस की भी शुरुआती में गया है, ये कोई सिम्टम नहीं देगा। ये सिम्टम बहुत बाद में देखता है, जब लिवर बिल्कुल डैमेज हो गया होता है। तो फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहूँगा कि आजकल का खाना पीना, लाइफस्टाइल जो वेस्टर्नाइज हो रहा है, ट्रेडिशनल इंडियन से हट के जा रहा है, वो नई नई बीमारियों को जन्म दे रहा है, जो पहले यहाँ नहीं था लेकिन बढ़ गया है। सर सवाल ये है, जैसा कि आपने कहा कि ये सब सारी चीज़ें बढ़ गई हैं खाने पीने की शैली से और जो लाइफ स्टाइल है, तो ऐसी स्थिति में जो आम मानस मानव है वो क्या करिए? कौन सा रास्ता आप अख्तियार करें? बेस्ट रास्ता यही है, जैसे मैंने कहा, जो ट्रेडिशनल, जो इंडियन ट्रेडिशनल जिसको बोलते हैं, वेजिटेरियन डाइट, वो सबसे बेस्ट है। उसके बराबर कोई खाना आपको नहीं मिलेगा हेल्थ वाइज। हाँ, उसमें टेस्ट नहीं होगा। आप कोई घिया तोरी जब घर में बना है, पेरेंट्स बोलते हैं जी, बच्चा बोलता है क्या घिया तोरी बना है, छोड़ो जी मैं बाहर से मंगाऊंगा। वो बाहर से अपना खाना, ये सब पास्ता और ये सब मंगाता है, तो इसमें भले ही टेस्ट नहीं है लेकिन ये हेल्थ के लिए अच्छा है। हेल्थ के लिए अच्छा है। तो आपको घर का जो भी, और फ्रेश फूड और वेजिटेबल वाला खाना, जो इंडियन वेजिटेरियन डाइट है, कर्ड है, मिल्क है, इसका प्रयोग कीजिए सबसे पहले। और दूसरा, स्वीट्स जो है, मीठा, इसका कंजम्पशन कम करना है। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर आपको भूख लग रही है, आप एक बाउल सलाद खाइए, उससे आपका पेट काफ़ी भर जाएगा और आपको मुश्किल से 100 कैलोरी मिलेगा। उस 100 कैलोरी को शरीर को ख़त्म करने में ज़्यादा ताकत नहीं। आप थोड़ा चल लीजिए 2-4-5 किलोमीटर, वो 100 कैलोरी हो जाएगा आपका, तो आपका बैलेंस हो गया। लेकिन अब आपने एक गुलाब जामुन खा लिया, उससे आपका पेट बिल्कुल नहीं भरा और आपको 300 कैलोरी मिल गई। फिर आप दूसरा गुलाब जामुन खाएंगे, फिर मिठाई हो, तो अगर आप मिठाई खाने बैठेंगे, जिस मिठाई से आपका पेट भरेगा, एक बाउल जो सलाद का है उसका इक्वलेंट, तो
तो आप 1500-2000 कैलोरीज खा जाएंगे। जी जी जी। इसको आप कैसे कंज्यूम करेंगे? फिर आपको जॉगिंग करनी है, रनिंग करनी है, और अभी तो आपने खाना खाया ही नहीं, अभी तो आपने बस मीठा खाया। मीठा खाया। तो इस तरीके से ये जो है आपको समझना ज़रूरी है कि हेल्दी खाना खाना है, प्रॉपर खाना खाना, और आप कैलोरीज क्या खा रहे हैं, आप जो अंदर मुंह में डाल रहे हैं। आपने अगर जलेबी खा ली, जलेबी में घी भी है, उसमें शुगर भी है, उसमें कैलोरीज बहुत हैं। शरीर को वो कैलोरीज अगर कंज्यूम करना है तो आपको काफ़ी जॉगिंग, रनिंग, जिमिंग करनी पड़ेगी। तो आप बिल्कुल कीजिए, आप रोज़ गुलाब जामुन खाइए, लेकिन उतना मेहनत भी करिए, रनिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए तो खाइए। लेकिन अगर आप इस प्रकार के पर्सन हैं या पर्सनैलिटी हैं, आप एक ही जगह बैठोगे, आपको ये सब नहीं करना, तो आपके लिए जहर है फिर। सर एक सवाल बड़ा ये था, जैसा कि आपने कहा जो पेट और लीवर जिसके कई स्टेजेस हैं बीमारी होने के, वो सिम्टम नहीं आते। हाँ जी। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम आपकी तरफ से ये मैसेज जाए कि कोई न कोई सिम्टम तो आता होगा। तो जैसे कि सिम्टम जनरल होता है, जैसे वो, और ऐसा सिम्टम है जो कमज़ोरी सी लगना। आप किसी दिन ज़्यादा काम करोगे, थोड़ा ज़्यादा चलोगे, उसमें भी वही है। इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आदमी कई बार समझता है कि ये तो हो ही रहा है। तो आपका थोड़ा भूख कम हो जाएगी, आपको लगेगा मुझे स्ट्रेस था, शायद इसके कारण मैंने आज काफ़ी काम किया, या मेरा वो काम नहीं हो रहा इसलिए भूख कम हो रही है। तो आपको एट्रीब्यूट, तो इसको बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक चीज़ें। यस, थोड़ा कमज़ोरी, थोड़ा भूख कम, थोड़ा लेथार्जी, कभी नींद डिस्टर्ब हो गई, कभी डाइजेशन का इशू आ गया, तो आदमी इसको किसी न किसी चीज़ में डाल देता है कि ये जी इससे हुआ, ये जी इससे हुआ। हाँ मुझे, मैं बीमारी नहीं हुई, हाँ ये तो ऐसे हो होता गया। है, ये तो गैस है, हाजमा खराब है, गैस की दिक्कत है, गैस की गोली खा ली, तो ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, इससे पकड़ना मुश्किल है। जो स्पेसिफिक सिम्टम है लिवर का, उसमें फिर वेट लॉस हो जाता है, आंखों में जॉन्डिस आता है, पेट में पानी भरता है, जिसको एसाइटिस बोलते हैं, खून की उल्टी आती है, लिवर कोमा होता है, ये सब लिवर की दिक्कत है। जैसे आंतों को जो मैंने IBD बताया, यस, उसमें लैट्रिन में दस्त लगेंगे, ब्लीडिंग हो जाएगी, वेट कम हो जाएगा, पेट दर्द हो जाएगा, वजन गिरेगा ड्रेस्टिक, ये सब सिम्टम है। लेकिन ये काफी नुकसान कर चुका होता है। तब ये आता है। सर अब ऐसे स्थिति में जो हमारा साइंस है काफ़ी तरक्की कर चुका है, मेडिकल साइंस। कोरोना में आपने देखा कि डॉक्टर लोग ऑनलाइन दिखते थे, लेकिन अब समस्या सर ये है कि बगैर पेट के इंसान का जीवन जीना असंभव है। तो लोग, जैसे कि आपने कहा कि हेल्दी फूड खाएं, लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि एक वक्त था भारत देश में जो एवरेज लाइफ थी सर, वो 90 साल 100 साल लोग जीते थे, हमारे दादा परदादा। अब वो लाइफ बहुत 60-65 तक ही आ गई है। उसका मूल कारण क्या है? रीज़न वही है जो हमारा लाइफ स्टाइल है। सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जब हमारे दादा परदादा जब कहीं जाते थे, उनके पास मुश्किल से किसी के पास साइकिल होता था, कई बार वो भी नहीं होता था, वो बहुत ज़्यादा पैदल चलते थे, खेतों में काम करते थे, मजदूर कम लेते थे, एम्प्लॉयमेंट, मजदूर, खुद काफ़ी कोशिश करते थे खुद करे। घर में मेड सर्वेंट नहीं होती थी, जो मदर्स वगैरह, ग्रैंड मदर्स, वो खुद काम करती थी, खुद कपड़े धोना। अब क्या दिक्कत हो गई, कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन आ गई या तो मेड आ गया। अब देखिए वॉशिंग मशीन से कितना काम हल्का हो गया, वो तो बढ़िया है, लेकिन एक्सरसाइज कम हो गई। इसी की तरह मेड सर्वेंट आ गई, कुकिंग कर रही है, वॉशिंग कर रही है। अब देखिए, अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ भी करने का, अगर आप कम से कम घर के अपने खुद बर्तन धोएंगे, डस्टिंग करेंगे, झाड़ू करेंगे, वो भी आपका एक्सरसाइज है। यस, उससे भी लोग सर्वेंट रख लिए, तो उसमें सर्वेंट आ गया। उसके बाद कन्वीनियंस आ गई, स्कूटर आ गया, बाइक आ गया, गाड़ी आ गई। पहले बस पकड़ने के लिए जो होता था जी 3 किलोमीटर दूर जाना है, बस पकड़नी है, अब वो भी नहीं है। अब ओला, उबर गाड़ी अभी आ गई है, अच्छी चीज़ है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत चीज़ है, कंफर्ट के लिए। लेकिन फिर ये रीज़न है कि आपका कंफर्ट कुछ इतना ही ज़्यादा बढ़ गया कि अल्टीमेटली वो आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट दे रहा है। सिमिलरली इसी प्रकार से, मैं नाम नहीं लूँगा, सर्विसेज के लिए आप वेजिटेबल भी घर मंगा सकते हैं, फ्रेश भी, ग्रीन भी, फ्रूट्स भी मंगा सकते हैं, आप स्टेशनरी भी मंगा सकते हैं, कॉपी पेंसिल भी मंगा सकते हैं। आपको जो चाहिए वो सब आप घर पे बैठ के मोबाइल के ज़रिए, ऐप के ज़रिए मंगा सकते हैं। टीवी का स्विच भी ऑफ नहीं करना है, उसके लिए आपके पास रिमोट है। पहले फ़ोन की घंटी बजने के लिए आपको उठना पड़ता था, फ़ोन आया, अब आपके पास मोबाइल है। इवन घर की घंटी बजने पर भी इलेक्ट्रॉनिक होम है, आप कुछ भी, तो आपको कंफर्ट इतना सिस्टम ने, साइंस ने दे दिया, आप एक ही जगह बैठ जाइए, सब कुछ हो जाएगा, बस खाना खाना है, उसके लिए हाथ उठाना है, अभी उसका भी आएगा कुछ जो मुंह में डाल देगा। तो इससे सर बचना होगा, यानी इंसान को हेल्दी फूड और व्यायाम, एक्सरसाइज, तो ही ये दिक्कतें खत्म हो सकती हैं, नहीं बढ़ती जाएंगी। सर सवाल एक है, एक मानवीय प्रवृत्ति
कि हम लोग ये सब कर सकते हैं, लेकिन जो देश में या गाजियाबाद जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पूरे देश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित एरिया है, पोल्यूशन और प्रदूषण दोनों है, तो उसके लिए केंद्र और राज्य सरकार से कुछ मांग करेंगे? बिल्कुल जी, देखिए ये केंद्र राष्ट्र दोनों कर ही रहे हैं। कभी वो ऑड इवन लगाते हैं, कभी वो व्हीकल के ऊपर बैन लगाते हैं, और कभी फैक्ट्रीज को बंद कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन को बंद कर देते हैं। तो मेरा ये भी मानना है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन कॉमन आदमी को भी अपना काम करना है। जैसे मेरी गाड़ी का पोल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो गया है, अब मैं इसका वेट करूं मुझे पुलिस पकड़ेगी तो मैं या करूँगा। पुलिस सामने होता मैं साइड में चला जाऊं, वो मेरा दायित्व है, मुझे करना है। इसी तरह मेरी फैक्ट्री में पोल्यूशन है, या मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई फैक्ट्री की मशीन खराब है या कोई इश्यू है, तो वो एक कॉमन आदमी को भी उठ के करना पड़ेगा। सब कुछ हम रेगुलेशन पे डालेंगे तो मुश्किल है, वो भी कितना करेंगे। हाँ जी सर, एक सवाल था, कोरोना के बाद हर व्यक्ति अपने शरीर को, अपने को एक इंश्योरेंस सेक्टर में जोड़ना चाहता है। क्या इंश्योरेंस सेक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो उपभोक्ता को एक ब्रीफिंग दे कि आपकी कौन सी बीमारी इसमें जुड़ी हुई है, कौन सी नहीं जुड़ी हुई है? बिल्कुल, वो जहाँ तक मेरा विचार है वो सब रहता है। आप अगर एक मोबाइल फ़ोन नया लेते हैं, आपको एजेंट जो है ना उस पर वो कम से कम 3-4 पन्नों का एक फॉर्म होता है जिसमें छोटे छोटे कम से कम 1000 पॉइंट लिखे होते हैं। वो हम पढ़ते नहीं हम लोग नीचे साइन कर देते हैं, क्योंकि सिम लेना होता है, हमें जल्दी होता है, तो पढ़ना चाहिए। इसी तरह जितने भी वो पॉलिसी होल्डर, पॉलिसी देने वाले हैं, उनके पास वो कई सारे फॉर्म जब आप साइन करोगे तो उसमें सब लिखित रहता है। लेकिन हमारे पास, आप जैसे मोबाइल में एक ऐप डाउन कीजिए, वो ऐप डाउनलोड करने से पहले आपसे कुछ मांगता है कि आई एग्री। वो 50 पेज का आई एग्री होता है, वो कोई नहीं पढ़ता, तो तुरंत ये agree कर- उसी में होता है, ये सब है उसमें। आप कभी बैठे ऐप डाउनलोड कीजिए और आप देखिए, आपको उसमें आप पढ़ने बैठ जाइए, उसमें आधा पौना घंटा लगेगा आपको पढ़ने में। राइट। फिर तो ये बेसिकली ये इसमें हमारी भी गलती है कि हम प्रॉपरली पढ़ते नहीं हैं, या एटलीस्ट एजेंट से पूछ लें कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, तो बेटर रहता है। क्योंकि सर कई उपभोक्ताओं को शिकायत आती है कि जब मैं अस्पताल में एडमिट होता हूँ तो मालूम पड़ता है कि हमारी ये बीमारी कवर नहीं की उसका गई। रीज़न यही है कि कम्युनिकेशन गैप है। कम्युनिकेशन गैप है, जैसे मैं इंश्योरेंस एजेंट हूँ और मुझे आपसे पॉलिसी करानी है, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई ये आप 5000 10,000 लगेगा, आपका सब हो जाएगा। हाँ जी सब हो जाएगा, हाँ जी सब हो जाएगा। तो ठीक है, आपने 100 में से दे दिया, 100 में से 95 लोगों को कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, वो खुश हैं। अब जो 5 जो पड़ गई, जिन्होंने हाँ हाँ कर लिया था, वो बेचारे फिर फंसते हैं और वो फिर परेशान होते हैं। तो पॉलिसी लेते समय और पॉलिसी बेचते समय अगर उस पर थोड़ा 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जाए और समझा जाए कि भाई इसमें क्या इंक्लूडेड है क्या नहीं है। और कभी कभी ऐसी भी पॉलिसीज़ हैं जिसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम है, जैसे आपको डायबिटीज़ है, बीपी है, आप उनको बोलेंगे जी मुझे डायबिटीज़ है, वो आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके इंक्लूड कर देंगे। राइट। कोई पॉलिसी वाला बोलेगा जी मैं आपको नहीं दूंगा, तो आप दूसरे पे जाइए। तो मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन गैप का इसमें है, दोनों का, उपभोक्ता का भी और पॉलिसी देने वाला हाँ दोनों जी का। हाँ जी। तो अगर एक्टिव हो जाए तो ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हाँ जी। सर एक सवाल मेरा था, जो आपका प्रोफेशन है जिससे संबंधित आप देखते हैं, थोड़ा सा उसको एक सरल भाषा में बता देंगे कि कौन कौन सी बीमारी या सिम्टम कुछ हो जो डॉक्टर मनीष काक के पास आदमी संपर्क देखिए करें? जो भी डाइजेशन हाजमे की है, अगर हम मुंह से चालू करें, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा, जब खाना हम खाते हैं अटकता है, या उतर गया तो वापस आता है, उल्टियाँ आ रही हैं, खून की उल्टी आ रही है, पेट में अल्सर की शिकायत है, खाना खाने के बाद दर्द उठता है, या उसके बाद पैनक्रियाज की बीमारी है, पैनक्रेटाइटिस हुआ है, कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण जॉन्डिस हो रहा है, वो भी हम ही देखते हैं। फिर छोटी आंत बड़ी आंत की प्रॉब्लम जिसको क्रॉनिक डायरिया बोलते हैं, दस्त ठीक ही नहीं हो रहे, लैट्रिन में ब्लड गिर रहा है, लिवर फेल हो गया, अटकता है, या उतर गया तो वापस आता है, उल्टियाँ आ रही हैं, खून की उल्टी आ रही है, पेट में अल्सर की शिकायत है, खाना खाने के बाद दर्द उठता है, या उसके बाद पैनक्रियाज की बीमारी है, पैनक्रेटाइटिस हुआ है, कभी गॉल ब्लैडर में स्टोन के कारण जॉन्डिस हो रहा है, वो भी हम ही देखते हैं। फिर छोटी आंत बड़ी आंत की प्रॉब्लम जिसको क्रॉनिक डायरिया बोलते हैं, दस्त ठीक ही नहीं हो रहे, लैट्रिन में ब्लड गिर रहा है, लिवर फेल हो गया, लिवर में सिरोसिस हो गया, पेट में पानी भर गया, तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। सारी प्रॉब्लम्स जो है उसको आप देखते हैं। सर कितना अनुभव होगा, तब भी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ 20 साल से ऊपर का ही अनुभव होगा। देखिए जी, MBBS तो हमने 97 में किया था, तब से हम पढ़ाई कुछ ना कुछ और ट्रेनिंग कुछ ना कुछ करते ही आ रहे सर। तो 25 साल तो हो गए,
अब इसमें क्या है कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन होता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है स्पेशल, लेकिन एमबीबीएस की डिग्री के बाद ही आदमी चीज़ें समझना सीखना शुरू कर देता है। फिर आदमी कोई स्पेशलिस्ट होता है, कोई सुपर स्पेशलिस्ट होता है, तो ये चीज़ें करते करते फाइनली अब लिवर और पैनक्रियाज की बीमारी को इस विभाग में तो कम से कम 15 साल तो हो गए सर। ये चीज़ें देखने में। सर आज के समय में लोग ऑपरेशन से डरते हैं, सर्जन से डरते हैं, सर्जरी से, तो क्या कितना सुनिश्चित होता है इस तरह के लोगों को ऑपरेशन कराने में कि वो घबराए ना? देखिए सर्जरी अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, जैसे आपके पास पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी था, फिर कलर टीवी आ गया, फिर एलईडी टीवी आ गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल सेफ्टीज, एनेस्थीसिया की मशीनों में भी काफ़ी डेवलपमेंट आया। तो डेवलपमेंट इस हिसाब से आया है कि अब मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज आ गई हैं, लैप्रोस्कोपी है या रोबोटिक सर्जरीज हैं। इससे क्या है कि रिस्क कम हो गया है, मरीज़ का रिस्क कम होता है, हॉस्पिटलाइजेशन कम होता है। एनेस्थीसिया के भी मशीन्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है, मरीज़ का ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बीपी वगैरह सब चेक होता है। तो सर्जरी के रिस्क सब पहले से काफ़ी कम हो गए हैं। और जब भी आपको डॉक्टर ने सर्जरी बोली है तो आप उसके ऊपर ये मत सोचिए कि ये कुछ गलत बता रहे हैं, या आप एक दो डॉक्टर से ओपिनियन ले लीजिए और सर्जरी पे जाइए या एंडोस्कोपी पे जाइए, जो भी आपको बताया उससे घबराए नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब मेडिकल साइंस में भी इम्प्रूव हो गई और पेशेंट की सेफ्टी के लिए कई सारे प्रावधान हैं। पेशेंट सेफ्टी चेकलिस्ट होता है जो कई साल पहले शायद नहीं था, कि मरीज को आइडेंटिफाई करना, कोई ये तो नहीं सब सही है क्या। तो मरीज की सेफ्टी के रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें अस्पतालों में, जैसे NABH करके एक एक्रेडिटेशन होता है का, जो कि मान्यता देता है जी हाँ ये हॉस्पिटल आपको इतना ज़्यादा विश्वसनीय है। तो उसमें अगर आप देखेंगे उसमें हज़ारों कई चीज़ें हैं जो हॉस्पिटल को पूरी करनी पड़ती हैं। चेकलिस्ट बने रहते हैं कि मरीज़ का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रहा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इंप्रूवमेंट है मेडिकल साइंस। इनफैक्ट बाहर से मेडिकल टूरिज्म, बाहर के लोग इंडिया आके इलाज कराते हैं, क्योंकि यहाँ सही इलाज और सस्ता इलाज तो नथिंग टू वरी। आई थिंक लोगों को डरना नहीं चाहिए और जाना चाहिए सर्जरी में। सब 2 मिनट आप कॉल लेंगे। सर कोरोना काल के बाद हमारा पूरा विश्व स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से चरमरा गया था, भारत देश भी उसमें था सर, तो हम कितना और मजबूत हुए हैं सर किन किन सेक्टरों में, कि अगर कोई बड़ी आपदा के बाद मेरे ख्याल से हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी जो है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं कोरोना काल के बाद या कोरोना काल के दौरान, उनको ये लगा कि ये नेग्लेक्टेड क्षेत्र है, इसमें कुछ और करने की ज़रूरत है। जो हम GDP में से जो हम या बजट में जो हम मेडिकल को देते हैं, हेल्थ को देते हैं, जैसे डिफेंस में जाता है, हाँ जी, इसमें उनको ये लगा है और बहुत सही लगा है कि इसको हमें बढ़ावा देना है। तो इसमें उस टाइम पे जो हमारे पास ICUs थे, वेंटिलेटर्स थे, ऑक्सीजन प्लांट थे, वो सब बढ़ गए हैं, मेरे ख्याल से 2-3 टाइम्स हो गए, बेटर हो गया। और कई अस्पतालों को मैंडेटरी हो गया कि आपको ऑक्सीजन कम से कम स्टोरेज का तो रखना पड़ेगा। तो इन सब शोबों में फ़ायदा हुआ है। और मेडिकल कॉलेजेस का एक्सपेंशन, नए नए मेडिकल कॉलेजेस, तो गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ये समझ लिया, पहले तो करते थे कि नहीं इसमें और एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत है, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और सर डॉक्टरों का अपॉइंटमेंट्स वगैरह को लेके गांव स्तर में और भी बड़ा मुहिम। हाँ जी, वो तो है ही। जब पेरिफेरल सेंटर सही होगा तो वही तो बेसिक ग्रास रूट है जहाँ से आदमी आगे बढ़ेगा। अगर पेरिफेरी सेंटर पर ही आदमी ठीक हो गया, बीमारी पहले पकड़ी गई, जड़ में ही पकड़ी गई, तो आगे बढ़ेगी नहीं नेचुरली। सर एक सवाल था, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने आयुष्मान कार्ड को लॉन्च किया। हाँ जी, क्या लगता है कि उसमें और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है? हाँ, आयुष्मान कार्ड का जो मोदी जी ने किया है बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि मैं कई मरीजों को, कई लोगों को जानता हूँ जिनका जो पहले शायद नहीं अफोर्ड कर सकते थे। कैंसर ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट इतना महंगा रहता है, बहुत महंगा रहता है, लेकिन अब लोग अफोर्ड कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेप है, लेकिन ये अब बहुत ही ज़्यादा कॉमन आदमी के पास पहुंच जाए, सबके पास पहुंच, क्योंकि अभी भी कुछ मरीज ऐसे मैं देखता हूँ जो अफोर्डेबिलिटी का इशू रहता है, और मैं पूछता हूँ आपका आयुष्मान कार्ड है, बोलते हैं डॉक्टर साहब क्यों नहीं, आप ले लीजिए, ऑनलाइन भी मिलता है। तो हम तो पूरी कोशिश करते हैं और मरीजों को समझाएं कि भाई आप ऑनलाइन जाइए या अपने हेल्थ वहाँ चले, लोकल जो आपकी अथॉरिटीज़ है उनसे कार्ड बनवाइए, क्योंकि इससे क्या है कि काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ भी है, लेकिन कुछ अभी लोग अभी वंचित हैं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पता नहीं है या गाइडेंस नहीं है, तो उसकी हमें ज़रूरत है। सर जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल हैं उसको मतलब ऑनर करना चाहिए, उन लोगों को जोड़ना चाहिए आयुष्मान कार्ड को लेके। बिल्कुल, जितने भी सेक्टर हैं, जो भी अब व्हाटएवर जो नहीं जुड़ पाए, जो भी गवर्नमेंट का जो आइडिया है इसको बढ़ाना है,
तो अगर कुछ लोग नहीं ले रहे हैं तो आपस में एक बार बैठ के बैठक कर सकते हैं भाई इसको आगे कैसे करना है, इनकी तरफ से क्या इश्यूज़ हैं, उनकी तरफ से क्या इश्यूज़ हैं, उसको एक बार सॉल्व कर लें और आगे बढ़ें। और क्या बेस्ट है, ये तो वर्ल्ड वाइड दुनिया भर के लिए एक एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा सबके लिए। राइट। हाँ जी भाई, डेफिनेटली। सर एक सवाल और भी था। हमारे भारत देश में शुरू से डॉक्टर को भगवान माना जाता है, दूसरा रूप कहते हैं डॉक्टर साहब भगवान है। बस सर 2 मिनट आपका और खत्म होने वाला है। सर तो लेकिन देखा जाता है कि जब से उपभोक्ता फोरम आया तब से दोनों साइड में थोड़ा सा समर्पण की भावना कम देखने को मिलता है। तो क्या डॉक्टरों को और भी लिबर्टी मिलने की जरूरत है? देखिए, अभी एक रूल तो आया था मेडिकल नेग्लिजेंस एक्ट, जिसका थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही था, एक पार्ट था उसका। उसमें मेरा टीवी पर इंटरव्यू भी आया था। उसमें हमने यही कहा है, तब भी मैंने यही कहा है कि सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एक डॉक्टर एक पेशेंट के लिए बैठा है। जैसे एक टीचर है जो कोचिंग कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ जो पढ़ाई कर रहा है वो पास ना हो। एक टीचर है जो कोचिंग कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे साथ जो पढ़ाई कर रहा है वो पास ना हो। वो कोशिश तो करेगा कि भाई मेरा बच्चा पास हो, और बच्चा जब पास होता है, फर्स्ट आता है, तो सबसे ज़्यादा खुशी आफ्टर पेरेंट्स मस्ट टीचर। यस। इसी तरह अगर मैं कोचिंग कर रहा हूँ, हॉकी प्लेयर बना रहा हूँ, क्रिकेट प्लेयर बना रहा हूँ, तो मैं तो यही चाहता हूँ कि वो इंटरनेशनल खेले। या मैं चाहूँगा कि ये गली क्रिकेट भी ना खेले। बिल्कुल। सिमिलरली डॉक्टर का हमेशा कोशिश यही रहता है कि मरीज़ ठीक हो, मरीज़ अच्छा हो, उससे काफ़ी खुद भी डॉक्टर को अच्छा लगता है। बाकी कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक तो जो गवर्नमेंट ने किया, अब एक कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें, उसके कोई राइट्स हैं वो उसको मिले, डॉक्टर की ड्यूटी उसको पूरा करें। इसके लिए मेरा यही सजेशन है कि दोनों तरफ को इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। डॉक्टर की सेफ्टी भी इसमें है, पेशेंट की भी सेफ्टी है। पेशेंट का बेसिकली क्या रहता है, पेशेंट का कंसेंट है कि नहीं, मरीज से पूछा है कि नहीं, उसको बताया है कि नहीं, उसको ये सब चीज़ें हैं। भाई मैं आपका कोई जांच कर रहा हूँ या आपका कोई सर्जरी कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या करना है, ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करके आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। राइट। मरीज भी उसमें खुश रहेगा और हमारा भी। हाँ, लेकिन थोड़ा सा लिबर्टी आपका बढ़ाना चाहिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, विश्वास के लिए। जितना हाथ बंधेगा किसी का, उतना वो हाथ कम करेगा, वो तो है कम उठेगा। ओके सर। सर क्या गाजियाबाद में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाजियाबाद में चाहेंगे कि सरकारी मेडिकल कॉलेज खुले? बिल्कुल जी, जितना मेडिकल कॉलेज खुलेगा उतना अच्छा है। योगी जी सब जगह एम्स को बढ़ा रहे हैं। जितना होगा उतना अच्छा है, ताकि निम्न मध्यम वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं। हमारा WHO का क्राइटेरिया है, कितने पॉपुलेशन पे कितने डॉक्टर चाहिए, वो और करीबी हो जाए और उस पर आ जाए हमारा देश, तो बेस्ट है। और क्या। राइट सर। सर अंत में एक सवाल मैं सभी से पूछता हूँ, काफ़ी आप युवा लग रहे हैं सर, आप डॉक्टर क्यों बने, आप इस प्रोफेशन में क्यों आए सर? देखिए, डॉक्टर इसलिए बने क्योंकि जो हमें लगता था कि हम कैसे एक आम सेवा क्या कर सकते हैं, लोगों को किस तरीके से, या तो पॉलिटिशियन बन जाइए, उससे भी आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन उसकी तरफ हमारा माइंड नहीं था या फैमिली नहीं थी, पॉलिटिशियन नहीं बनना था। दूसरा है आप सरकारी जॉब में जाइए, IAS जाइए, IPS जाइए, या जितनी भी सरकारी सेवा है। तीसरा था कि जो आपका एक खुद आप अपने बलबूते पे, जैसे अगर आप IAS भी जाते हैं तो आपको अप्रूवल लेना है, साइन करना है। ये हम खुद अपने, जो मेरा मन करे मैं मरीज को कर सकता हूँ, टेस्ट करना है या जो सुझाव दे सकता हूँ, वो अब मेरे हाथ में। तो ऐसा नया जीवन दान देते जो आपके हाथ में हो, आपको आगे पीछे और किसी से पूछना न पड़े, और आप कर सकते हैं। तो वो मेरा मन था कि ऐसा कोई काम करें जिससे कि हम लोगों की सेवा भी करें, अपना काम भी चले, तो बस हो गया यही। ओके सर। तो सर लेकिन सर्जरी लाइन में बहुत कम लोग आ रहे हैं सर, मेडिसिन में ज़्यादा लोग अपॉइंटमेंट, मतलब बच्चे जा रहे हैं। हाँ, वो अब हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे सर्जरी में ज़्यादा लोग जाते थे। और इंटरेस्ट की बात है, हमारे टाइम पे किसको क्या इंटरेस्ट था वो होता था। तो अभी नए बच्चों को लगता है कि सर्जरी में ना जाएं, फिजिशियन बन जाएं, लेकिन हो सकता है कुछ देर बाद फिर चेंज हो। ये तो लहर है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन सर डॉक्टर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक तरह से सामाजिक सेवा करने का अवसर मिलता है सर, क्योंकि समाज ही एक ऐसा है। हाँ जी। डॉक्टर के अलावा किसी को भगवान नहीं बोलता सर। सही बात। मैं चाहूँगा वो चीज़ें बनी रहे। सर एक मोदी जी के लिए सवाल था, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे लगते हैं, कैसे व्यक्तित्व है? मोदी जी का तो देखो जी, मिसाल में दिन में कई बार देता हूँ मरीजों को। जी। अब आप पूछेंगे क्या मिसाल देते हैं? हाँ। मेरे पास मरीज आते हैं, मैं कहता जी व्यायाम करो, भी टाइम नहीं है। मैं कहता मोदी जी के पास कैसे टाइम है, रोज सुबह योगा करते। फिर मरीज को पूछते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत टेंशन है लाइफ में, मैं कहता हूँ मोदी जी को देखिए,
कितना देश चला टेंशन। रहे, विदेश चला रहे, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। फिर बोलते जी हमारा वही खाने पीने कंट्रोल नहीं हो सकता। अब देखिए मोदी जी पिछले 10 दिन से कुछ नहीं 11 खा दिन रहे। से नारियल पानी भी केवल। फिर तो मैं तो रोज मिसाल देता हूँ, आप अगर मेरे पास बैठेंगे मैं आपको 20 मिसालें गिनाऊंगा सर। जो मैं देश के प्रधानमंत्री को आगे करके ही बताता हूँ, और लोग शर्मिंदा होते हैं, जी जी जी। वो सिर नीचे करते हैं। मैं कहता कि हूँ आप वो- बताइए, जो व्यक्ति देश विदेश चला रहा हो, स्ट्रेस हो, वो सुबह के योगा कैसे कर रहे हैं? आप फोटो देखिए उनके होते थे मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, योगी जी मोदी जी योगा कर रहे हैं। डाइट का कंट्रोल, इतना स्ट्रेस है फिर भी सब चला रहे हैं। इतना लोग उनको- कॉमन आदमी को कितना, मैंने कहा आपको तो अपने घर का स्ट्रेस है 4-5 लोगों का, फिर आप बताइए आप देश के प्रधानमंत्री की तो देख ली ना कैसे वो कर रहे हैं अपना काम, लाइफस्टाइल वगैरह। बाकी जी, तो जी। पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स वो तो अलग चीज वो है। अलग चीज है, लेकिन एक कैसे नॉर्मल कर- व्यक्ति के लिए मैं भी। तो नॉर्मल एज ए इंडिविजुअल आप देखिए कितना वो करते हैं। तो सर हमारे योगी जी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए 2 शब्द सर वो आपकी भी तो तरफ। मिसाल, अलग से मिसाल है। अलग ही मिसाल वो है। कब खाते हैं, कब सोते हैं, जी, कुछ जी। टाइम ही नहीं है जो मैंने सुना। जी जी। कब उठते हैं, ना वो उनका सोना, ना उनका खाना, ना उनका रहन सहन, कितना सिंपल है। राइट, बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है, बहुत, और पूरा डेडिकेटेड, अपने लिए कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं सर। सब जनता के लिए, सारा टाइम, सारा एफर्ट सब जनता के लिए, अपने लिए कुछ भी नहीं। सर उत्तर दिस इज प्रदेश, नॉट ए सेल्फलेस सर्विस। यस सर, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर से खुश हैं? हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, वॉट एवर जो हमें लग रहा है। जो भी हालांकि देखिए एक ऐसा है, जब आप एग्जाम देने जाएं तब भी लगता है कि इम्प्रूवमेंट का इसमें स्कोप था। यस यस यस। तो कुछ भी काम आप करें, इम्प्रूवमेंट हमेशा ये लगता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप था, तो इसमें भी है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है, और ये रहना भी चाहिए। रहना भी चाहिए, आदमी के मन में, जहन में समालोचना होना चाहिए। होना चाहिए कि भाई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, तो वही है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। बाकी बढ़िया तो चल ही रहा है। डॉक्टर मनीष जी, अंतिम सवाल। आज योगी मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया, हाँ जी। कैसा आपने महसूस किया और क्या अपील करेंगे बहुत बढ़िया जनता चीज, से? बहुत बढ़िया। हम देख रहे थे लाइव टेलीकास्ट जब वो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और जो उनका जो वो स्टैचू है बहुत बढ़िया है जी। लगता है। अभी सारे बात करेंगे, अभी बहुत हमसे बोलेंगे, बाल रूप बनाया हूँ। ऐसा लगता है देख के जी, कि जी। शायद 2 मिनट में वो कुछ बोलेंगे। जी जी जी। और बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से वो हुआ आज। रिलीजियस जो भी फंक्शन था, पूजा थी, बहुत मन खुश हुआ। 500 साल के बाद ऐसा काम हुआ, तो हमारी शुभकामनाएं और थैंक्स और सर, जिन्होंने ये पॉसिबल किया। राइट, मैंने देखा सर आपके क्लिनिक के बाहर भी दीपक लगा हुआ है। हाँ ये जी, बहुत अच्छा मैसेज है बिल्कुल बिल्कुल कि आपने करके दिखाया उसका सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड डॉक्टर मनीष काक जी, फिर किसी मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत बहुत जरूर, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।